हाय गाइस, मैं प्रिंस चंद पांडे बिहार एपीओ में सेलेक्ट हुआ हूँ। बिहार एपीओ के 553 सीटों में मेरी जो है 50वीं रैंक है। और इस जो है सफलता के पीछे जो है जो पथज्योति के आपके टीचर हैं अनुज सांडिल्य सर, इनका जो है बहुत योगदान रहा है। ये चूंकि हमारे बीएचयू के भी सीनियर रहे हैं, तो जब जो है हम लोग एलएलबी करके जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए एलएलएम करने के लिए, तो पहली मुलाकात जो है एक जूनियर के तौर पे भी मेरा अधिकार था कि जो भी हमारे बीएचयू के सीनियर है पहले मैं वहां मिल लूं उनसे जाके। तो इन्होंने जो है वहीं से निर्देशन देना शुरू किया कि कैसे जो है पीसीएसजे चाहे एपीओ को टारगेट करके क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये जो है सर के निर्देशन में हमने किया। किसी भी कंपटीशन के लिए जरूरी ये होता है उसको क्रैक करने के लिए कि आप जो है पहले उसके सिलेबस पर ध्यान दें। सिलेबस जो भी है, यदि आपको कोई अच्छा जो है गाइड करने वाला, कोई भी निर्देश करने वाला मिल जाता है, तो अच्छा ये होता है कि आपका जो भटकाव होता है, एक तो हम अपनी ही क्षमता से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि नहीं, हमारे साथ साथ जो है किसी की जो पहले के अनुभव है वो भी जो है हमें सहायता करते हैं कि नहीं, हमें जो है ये चीजें जो है पढ़नी है, चाहे ये चीज नहीं पढ़नी है। तो उसके लिए जो है हमें, जैसे होता है ना कि ठोकरों से जो है आदमी सीखता है। तो दो तरीके के इंसान होते हैं, एक जो खुद ठोकर खाए खुद ही सीखे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। एक आदमी ये होता है कि नहीं, दूसरे को भी ठोकर लग रही है, यदि वो गिर रहा है तो उससे भी सीख जाता है। तो टीचर्स का यही है कि नहीं नहीं नहीं, यहां तुमको ये नहीं करना है, चाहे ये तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से करो ताकि तुम्हारी जो मंजिल है, वो जो तुम्हारा स्ट्रगल है वो आसान हो जाए। स्ट्रगल तो है ना आज के समय में नौकरी पाना, और जो टारगेट किया है आदमी उस नौकरी को पाना थोड़ा सा टफ तो है, स्ट्रगल है। तो अब जरूरी नहीं है कि हम जो है एकदम अपने से ही गुरु जी का मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारी जो है आधी लड़ाई आसान हो जाती है। क्या है सिलेबस, क्या है, कैसे पढ़ना है, कुछ नोट्स जो है बड़े परिष्कृत टाइप के एकदम छटे हुए कि नहीं, इस टॉपिक में जो है ऐसे लिखना है, ये इस पे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कैसे उसको लिखना है, कंक्लूजन कैसे देना, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये सारी चीजें जो है किसी भी संस्थान में आने से हमें ये फायदा मिलता है कि हमारी तैयारी की स्पीड जो है वो दुगनी हो जाती है। तो बहुत अच्छी चीज है कि हम जो है अपनी तैयारी के साथ साथ, अपने मेहनत के साथ साथ जो है किसी भी कोचिंग, पथज्योति चाहे जो भी है, उसका जो है हम लोग सपोर्ट लें तो जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाती है। बाकी आंसर राइटिंग का ये है कि प्री मेंस इंटरव्यू, जैसा कि पीसीएसजे चाहे एपीओ 3 स्टेप का एग्जाम होता है, तो प्री में जैसा कि मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं होता, जैसे कि बस इसी एरिया से जो है हम प्री में सवाल पूछेंगे। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि प्री में जो है सारी चीजें लगभग पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि कुछ कभी कभी, अब आज के समय में जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सीधा कंटेंट पूछ लिया आपने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 72 में क्या लिखा है, 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक ना। तो इस चीज को भी रटने की कोशिश, रटना ही पड़ेगा ये, क्योंकि ये समझना नहीं है। 123 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी को पता है क्या है? 213 क्या है? हाँ, तो बस ऐसे ही कोरिलेट करके इतनी अच्छी तैयारी है ना, बहुत अच्छी तैयारी। मैं आपकी तैयारी के लिए जो है खुद क्लैपिंग कर लेता हूँ, बहुत अच्छी तैयारी है ना। तो बस ये है कि हमें किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं है। शॉर्टकट नॉलेज में क्या शॉर्टकट, शॉर्टकट हम अपनाएंगे तो हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं जो है कम पड़ेगा। तो समय है सीखने का, तो जितना ज्यादा हम सीख सके, कोई शॉर्टकट, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और सफलता मुझे लगता है कि आज के समय में जो है कोई शॉर्टकट तरीके से जो है पाया जा सकता है। तो बढ़िया से मेहनत। मेंस में क्या होता है कि अभी भी मेंस के सिलेक्टेड ही टॉपिक होते हैं,
आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, टीपीए है, तो उसमें गुरुजी बता देंगे। तो उस मेंस के टॉपिक को जो है आप इंट्रोडक्शन बनाइए, उसकी मेन बॉडी बनाइए। मेन बॉडी इन द सेंस कि कोई ऑफेंस पूछा जा रहा है, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट ही मान लीजिए, चाहे कॉमन इंटेंशन जो भी, थेफ्ट को समझा देते हैं, थेफ्ट है। तो उसमें लिखने का हम लोगों का ये होता है कि मेंस में जब आप जाएंगे लिखने के लिए, तो सबसे पहले जो है एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि 378 सबको याद होगा कि थेफ्ट जो है 378 में दिया गया है। तो 378 को पहले बताइएगा। होता क्या है, कभी कभी हम लोग एग्जैक्ट जो है डिफिनेशन क्या दिया गया है थेफ्ट का 378 में नहीं याद आता है, लेकिन यदि कोई सर पढ़ाए हुए हैं तो उसके एटलीस्ट हमको क्या इसेंशियल एलिमेंट है उसके, ये हमारे दिमाग में रहता है। तो यदि कहीं मिस करने लगे एग्जैक्ट डिफिनेशन, हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो है अपने मेंस की राइटिंग में न लिख पाए, तो बस क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे अपने से ही फ्रेम कर लीजिए, लेकिन उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट थेफ्ट के आ जाने चाहिए। इसके बाद की बात आती है, अब तो आपने डिफिनेशन दे दिया 378 का, अब उसको जो है आप और एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द थेफ्ट जो होता है ना। अब जो है आप उसके पांचों एसेंशियल एलिमेंट को बताएंगे कि चोरी के लिए जो है इन 5 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। उसके बाद पांचों आवश्यक तत्व, फिर इलस्ट्रेशन। मैंने ये बता दिया कि थेफ्ट क्या होता है, क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट है, तो हमें समझाना भी पड़ेगा किसी उदाहरण के माध्यम से कि थेफ्ट होता क्या है, एग्जैक्ट में क्या होता है। इलस्ट्रेशन लिख दिए। इसके बाद की बात आती है कि अब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे केस लॉ देना है। केस लॉ जो भी याद हो, हर टॉपिक पे एटलीस्ट आपको कम से कम 4-5 केस लॉ जो है याद करके रखना चाहिए। कभी कभी होता है कि आप मेंस में जो है लिख रहे हैं, चाहे 2 ही पढ़ लिया मैंने केस लॉ, एक मेरे दिमाग से स्लिप करने लगा, याद ही नहीं आ रहा है मुझे, तो कम से कम थोड़ा सा बढ़ा के मैंने 3-4 याद कर लिया, तो एक भी भूलेगा, 2 भी भूलेगा, तो एटलीस्ट मेरा आंसर अधूरा नहीं रहेगा। उसके बाद जो है अब कंक्लूड करने की बारी आती है, तो कंक्लूजन लिख के उसको आप समाप्त कर दीजिए। ठीक है, और सारे टॉपिक के लिए यही चलना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट बेयर एक्ट में है, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट है, क्या इलस्ट्रेशन दिया गया है बेयर एक्ट में, और क्या कुछ उस पर महत्वपूर्ण केस लॉ है। बाद में कंक्लूजन लिख के आप उस अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और आप लोगों को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको आप कोशिश करिए कि याद करके अपने दिमाग में ही रखने की कोशिश करिए। जैसे नोट्स, किताब हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकती, तो एटलीस्ट जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पे आपको क्लास में भी टाइम दे दीजिए, और जाके जो है उसको रूम पे भी पढ़ लीजिए, और इस तरीके से पढ़िए कि वो आपके दिमाग में प्रोडक्टिविटी, मतलब जो पढ़ा है मेरे दिमाग में आए, तो दिमाग में कैरी करने की आदत है, पीठ पे बैग में कैरी करने की नहीं, अपने दिमाग में ही हमको सारी चीजें याद आती है। थेफ्ट है, डकैती है, रॉबरी है, कॉमन इंटेंशन है, सिमिलर इंटेंशन है, वारंट है, समन है, समरी ट्रायल है, वारंट, जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम दिमाग में लेके चलने की आदत डालें। तो ये जो है बहुत जरूरी होता है। और अगला ये होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें। ये नहीं कि आज पढ़ लिया उसके बाद कल दूसरा टॉपिक चलने लगा, हो सकता है 10 दिन बाद जो है दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाए, तो जो पीछे पढ़ा है उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि भूलना, वो हमारी बीमारी नहीं होती है, आदत में ही होता है। तो हम कुछ दिन यदि छोड़ दें उसको तो वो भूलने लगता है। तो यदि कंटिन्यूअस हम उसको रिवाइज करते रहें 4 दिन, 5 दिन पे, हफ्ते दिन पे, ना तो 10 दिन पे, तो भूलता नहीं है और धीरे धीरे जो है आपके दिमाग में बैठने लगता है। तो ये है कि मतलब उसको पढ़ के अपने दिमाग में ही, ये नहीं कि नोट्स बना लिया उसको बंद करके रख दिया तो 2 महीने बाद मुझे लगता है कि फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसा कि आप
पहले दिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको किए थे। एक बार पढ़ लिया तो उसको जो है आप ये कोशिश करिए कि भूले ना वो। और बाकी कंपटीशन में बने रहने के लिए ये है कि जो भी एग्जाम आपको समझ में आ रहा है, यदि आप खुद दे रहे हैं तो ठीक, नहीं दे रहे हैं तो जो भी आपके सीनियर्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस पेपर मंगा के जो है उसको देखिए, अपने आप को इवेलुएट करिए कि कितनी आपकी तैयारी है, कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कहाँ पे अभी आपका नॉलेज थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, किसको सुधारने की जरूरत है। तो ये करिए ना, प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते रहिए, देखते रहिए कि आजकल के कंपटीशन में क्या पूछा जा रहा है। तो एक दिन जो है आप अपने आप को फुल मतलब ऐसे प्रिपरेशन में पाएंगे कि आप जरूरी नहीं है कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद ही सिलेक्शन पाया जाए ना, पहले अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन फाइनल मिल सकता है। और कुछ लोगों का ये होता है कि अच्छा अब की बार प्री दे देते हैं, प्री निकल जाएगा तो अगली बार मेंस दे लेंगे, मेंस निकल जाएगा तो फिर देखेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तैयारी ऐसी रहे कि मेंस हमारा पूरा कवर रहे, ठीक, और प्री जो है उसी मेंस के साथ साथ थे टॉपिक वाइज ही सारे चीज़ें जो है आप तैयार कर लीजिए। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आपका नाजायज टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। एक बार वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो ऑन एवरेज जो है ये है कि एक स्टेट की बात करें तो एक बार यदि आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो फिर 2-3 साल बाद ही वो वैकेंसी आती है। एक बार हमसे एपीओ नहीं निकला तो अब 2-3 साल बाद ही हमें मौका मिलेगा एपीओ बनने का। तो ये 3 साल फिर जो है तैयारी के मोड में रहना, बड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ होते हैं तैयारी में। घर वाले भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, इधर कभी प्री हो जाता है तो कभी मेंस नहीं होता है, कभी मेंस हो जाता है तो कभी आदमी इंटरव्यू से। तो तैयारी इस लेवल की रहे कि नहीं पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाए। मेहनत आपको यदि लचर होके भी करेंगे तो आपका समय जाएगा, 8 साल 10 साल तैयारी में जाएगा। तो वो 10 साल की मेहनत क्यों ना हम 6 महीना में, साल भर में, 1.5 साल में ही फुल्ली अपने आप को डेडिकेट करके ही उसी चीज में लगा दें, हमें पहले अटेम्प्ट में सफलता मिल जाए। तो जो भी तैयारी करिए, जो भी पढ़ाई करिए, उसको एकदम जो है अच्छे से, और कोशिश यही करिए कि कंटिन्यूअस जो है रिवीजन होता रहे और सारी चीजें जो है अपने माइंड में कैरी करने की आदत। हमें बैग में नहीं रखना है, हमें अपने दिमाग में ही लेके घूमना है, ठीक ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बस तैयारी में लगे रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी ना। ठीक, अभी आप लोगों को यदि कुछ पूछना है प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, अभी इनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, ये तो एक हाइट है इनके लिए, आगे भी अनवरत परीक्षाएं दे रहे हैं। आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आपके मन में यदि कोई क्वेरी है कोई प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। इनमें और आप में बहुत अंतर नहीं, ठीक है। वहां से यहां तक का अंतर वो आप भी कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बताया गया क्या, यू नीड डेडिकेशन, डिवोशन, ठीक है, एंड डायरेक्शन। ये यदि 2-3 चीजें आपके जीवन में हैं तो बड़े आसानी से चीजें हो जाती हैं आप, ठीक है। मेहनत करेंगे हर कोई सफल होगा। लेकिन यही यात्रा वहां से यहाँ तक की यात्रा जो होती है बहुत लंबी भी हो जाती है कभी कभी, और ये कभी कभी हो भी नहीं पाती वहां से यहाँ तक की यात्रा जो है। तो आपके मन में यदि ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको परेशान करता हो, ठीक है, तो एक सफल व्यक्ति जब आपको उस चीज को बताता है तो ज्यादा उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज आपसे बहुत आगे। क्या स्ट्रेटजी है इनकी पढ़ने की, क्या मेंस राइटिंग की थी, वो आप लोग पूछिए इनसे, और आप प्रिंस बताइए कि आप कैसे मेंस राइटिंग अपनी तैयार करते थे, जो यूपी के लिए और बिहार के लिए जो भी करा है आपने, कैसे किया है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस पार बैठे हैं मैं इस पार हूं ना। आप ये समझिए कि मैं आप ही के बीच का हूं, तो एक दोस्त के तौर पे ही समझ के मुझसे जो पूछना है आप पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई पूछेगा तो। कोई क्वेश्चन नहीं है दिमाग में? हाँ हाँ यार, बिल्कुल। हाँ बैठ से मैंने बताया कि जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं
उसका ध्यान ये रखना है कि हमें बेयर एक्ट पहले देखना है कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक। फिर उसके इसेंशियल एलिमेंट को लिखेंगे, फिर क्या इलस्ट्रेशन है उस पे, क्या केस लॉ है, फिर क्या कंक्लूजन है। ये सबका लगभग जो है जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबकी स्ट्रेटजी आपकी यही रहनी चाहिए। बेयर कैसे तैयार करते थे आप? याद नहीं होता बच्चों को? हाँ, मैंने बताया बच्चों को कि बेयर एक्ट याद नहीं होता है ना, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि उसमें जो है सेंटेंस में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है हमें उसे अपने माइंड में रखना है। जरूरी नहीं कि वर्डिंग वही रहे, लेकिन इसेंशियल एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए, ठीक ना। ठीक है, फिर एंजॉय सवाल कम है, ठीक ना, तो मतलब पढ़ाई की अभी जरूरत है। मैं जब आऊंगा इलाहाबाद में तो आप लोगों के बीच में एक बार जरूर आऊंगा, ठीक ना। वो पढ़ने से जो है ना सवाल आने लगते हैं मन में। तो अभी आप लोग पढ़ाई करिए, आपके अग्रिम भविष्य के में हम अपनी तरफ से जो है बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, जल्दी से जल्दी। शुभकामनाएं ऐसे मार्गदर्शन देने के लिए जो है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू सर।